नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि शर्मा। एनडीए में झगड़ा बढ़ता जा रहा है, चाहे सीटों का बंटवारा हो या टिकटों का बंटवारा। सहयोगी दलों में किसी न किसी बात को लेकर नाराजगी है। बीजेपी का हाल यह है कि हर रोज उनके सहयोगी रूठ जाते हैं। कभी पासवान रूठते हैं, कभी मांझी रूठते हैं और कभी उपेंद्र कुशवाहा। दरअसल रूठने मनाने के इस खेल में ही बीजेपी फंसी है। सवाल यह है कि क्या इससे बीजेपी को बिहार में नुकसान नहीं होगा? जी हां, बीजेपी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर शुरू हुआ झगड़ा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि पार्टी के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर विद्रोह हो गया। दरअसल बीजेपी ने मंगलवार की रात जिन 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था, उनमें 5 सिटिंग विधायकों का पत्ता साफ हो गया। अब बीजेपी के टिकट बंटवारे से न सिर्फ बीजेपी में बगावत है, बल्कि सहयोगी पार्टियां भी नाराज हैं। बीजेपी ने बड़ी पार्टी के रुतबे से सहयोगी दलों की सीटों के बंटवारे को लेकर नाराजगी सतह पर भले ही न आने दी हो, लेकिन उनके बीच अंदरूनी मतभेद गहरा गए हैं। दरअसल पूरा मामला सीटों के बंटवारे को लेकर गरमाया हुआ है। यहां सीट बंटवारे की घोषणा से पहले ही बीजेपी और संगठन के जीतन राम मांझी 25 सीटों को लेकर अड़ गए। फिर किसी तरह इन्हें 20 सीटों पर मनाकर सीटों का बंटवारा और इसकी घोषणा की गई। इस घोषणा में बीजेपी ने अपने लिए 160 सीटें रखी, जबकि जीतन राम मांझी को 20, एलजेपी 40 और आरएलएसपी को 23 सीटें दी। लेकिन रूठने और मनाने का दौर यहां थमने वाला कहां था। सीटों के बंटवारे के बाद ही एलजेपी ने खुलकर अपना विरोध भी जता दिया और बीजेपी अध्यक्ष से आगे के लिए आश्वासन भी ले लिया। एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दो टूक कहा कि बीजेपी नेतृत्व ने आरएलएसपी और हमको सीटें देने में जो फार्मूला अपनाया उसे एलजेपी के साथ लागू नहीं किया। चिराग पासवान ने कहा कि सीटों के बंटवारे पर हो रही चर्चा के दौरान उन्हें जो संख्या बताई गई थी, घोषणा उससे अलग हुई है। एलजेपी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के आश्वासन के बाद मान गई, लेकिन बीजेपी की हालत एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है वाली हो गई है। इसके बाद आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व के दबाव में एलजेपी नेता रामविलास पासवान और आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही जीतन राम मांझी को अभिन्न सहयोगी बताकर मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही हो, लेकिन दोनों ही दल मांझी को मिली सीटों को लेकर बीजेपी के नेतृत्व से खफा हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव तक और चुनाव के बाद ये गठबंधन क्या क्या और कितने और मोड़ लेता है। जी हां, चुनाव आते आते तक इस गठबंधन की स्थिति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए में जो लगातार इस वक्त घमासान चल रहा है, चाहे सीटों के बंटवारे को लेकर हो या फिर अन्य कोई कारण, इसे अब जग जाहिर ये पूरी तरह से हो चुका है और एनडीए अब इससे इनकार नहीं कर सकती। लेकिन इसके बावजूद क्या परिस्थितियां और बन सकती है या राजनीतिक समीकरण किस तरह से बदलाव में आ सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए जो मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है संजीव निगम, आम आदमी पार्टी से नेता, और प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश यादव, नेता कांग्रेस, और डॉक्टर यशवीर सिंह, नेता समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले प्रश्न ललन जी मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि पत्रकार हैं और बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं। ये घमासान क्या कह रहा है? कभी ये घमासान जो है वो महागठबंधन में दिखाई देता है, कभी एनडीए के कुनबे में दिखाई देता है, लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है। देखिए, दोनों ही गठबंधन अवसरवादी हैं। सैद्धांतिक विचारधारा को लेके कोई गठबंधन नहीं हुआ है। सबके अपने अपने विचार हैं और सारी पार्टियां जातीय स्तर पर काम कर रही हैं। सबका अपना अपना वोट बैंक है और उस वोट बैंक को कहाँ तक वो फैलाएं, इसके लिए वो सारा प्रयास कर रहे हैं। और यही हुआ जब अभी जो पहले समझौता हुआ और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अभी पासवान ने किया, चिराग पासवान ने, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बड़ी सफाई से बात छोड़ दी जो असली मुद्दा था
जिसके लिए नाराजगी थी जी। तो असली मुद्दे को तो उन्होंने उस पर कुछ दरकिनार बोले कर दिया, नहीं, बखूबी उसको बखूबी टाल दिया। तो इससे कम से कम एक बात तो यह है, गठबंधन टूटने के कोई आसार ऐसे नहीं इतने लगते, क्योंकि अगर कोई टूटने वाली बात होती तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका रुख दूसरा ही होता, बदला ही हुआ होता। आज जहाँ तक मांझी और कुशवाहा का सवाल है, तो अब लगभग ये दोनों ही मान चुके हैं जो स्थिति है, उस स्थिति से उन्होंने सुलह कर लिया। तो मांझी का भी क्योंकि शायद इसके अलावा कोई अन्य रास्ता भी नहीं है, और कोई रास्ता भी उनके लिए नहीं है, कोई और अन्य क्योंकि विकल्प नहीं, बिल्कुल और विकल्प भी नहीं है। अच्छा, महागठबंधन के सामने में कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। देखिए, अभी वो रघुवंश प्रसाद ने कोई स्टेटमेंट दे दिया था कि ओवैसी हमारे साथ आ जाएंगे और मुस्लिम वोट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके दूसरे ही दिन ओवैसी का स्टेटमेंट आ गया कि हम कोई गठबंधन में नहीं जाएंगे, और फिर ओवैसी ने लालू प्रसाद को कुछ कह भी दिया कि मैंने इतनी मदद की और ये एहसान फरोश निकले, और इस तरह से। तो ये सारे अवसरवादी गठबंधन है, और ये चुनाव में ऐसे ही चलते रहेंगे। चुनाव के बाद असली फैसला, और शायद ये अवसरवादी जो गठबंधन है, इसकी भनक जो है वो मुलायम सिंह यादव जो है उन्हें लग गई थी। हाँ, शायद उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पीछे कर लिया। बिल्कुल। हमारे साथ में डॉक्टर यशवीर सिंह, नेता समाजवादी पार्टी भी जुड़े हैं, सीधा ये प्रश्न उनसे कर लेते हैं। यशवीर जी, मुलायम सिंह यादव ने आखिर महागठबंधन क्यों छोड़ दिया? क्या लगा, जमीन खिसकती नजर आई, या फिर लगा कि यूपी में कुछ माफ कीजिएगा, बिहार में कुछ कर नहीं पाएंगे? शुरू में एक पार्टी बनाने की नहीं, गए तो थे शरीक होने, लेकिन फिर उसके बाद वो आगे बात बनी नहीं। सीटों की जो बंटवारे को लेकर उन्हें दिक्कत थी, नाराजगी थी। सीटों की चर्चा से ही पहले वो अलग हो गए। उन्होंने अपनी तरफ से 2 सीट दी, 3 दी, 5 दी। तो उन्होंने कहा कि हम इस गठबंधन में आ ही नहीं रहे, आप खामखा हमारे लिए परेशान। और जो कार्यकर्ताओं का दबाव था और जो पार्टी के नेताओं का दबाव था कि हमारा अपमान है जी, इसलिए वो पहले ही अलग हो गए। नहीं यशवीर जी, आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और मैं बहुत हैरान हूं, क्योंकि ये बात अब सार्वजनिक हो चुकी है कि सीटों के बंटवारे को लेकर ही दिक्कत आई थी, जिसकी वजह से ये हुआ, और इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, अगर आपको याद होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद मेरे जो पैनल पे लोग जुड़े हैं वो इस बात को बखूबी समझेंगे। बहरहाल मुकेश वाजपेयी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मुकेश जी, ये जो घमासान है, इसे कैसे देख रहे हैं आप? खासकर एनडीए के घमासान को कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये शब्द यूज करना घमासान है, ऐसा तो घमासान तो कहीं नजर नहीं आता, ना ही किसी हमारे नेता ने इस तरह की कोई बयानबाजी करी है कि कोई घमासान है, ना हमारे जो घटक दल है। तो फिर ऐसा क्या था कि सीधा अनाउंस करने के बाद कि हाँ इसको इतनी सीटें, इसको इतनी सीटें, और पासवान साहब मिलने पहुंच गए अमित शाह से? ये घमासान नहीं तो क्या है? नहीं, उन्होंने अपने ये नाराजगी कह लें आप, इससे घमासान नहीं कहें। नाराजगी नहीं, देखिए जब भी जो इस तरह के गठबंधन होते हैं, वहाँ पे कुछ सीटों में कौन सी सीट में कौन लड़ेगा, इस तरह की बातें, विवाद थोड़े बहुत होते हैं। लेकिन ये तो सीट बंटवारे के अनाउंसमेंट से पहले होना चाहिए, उसके बाद हुआ? देखिए उसके बाद जो हुआ, उसके बाद ये हुआ कि इस सीट से कौन लड़ेगा। एक दो कंफ्यूजन था 2 से 4 सीटों पे, उसको बैठ के आपस में बैठ के दूर कर लिया गया, तो कहाँ पे कुछ नाराजगी रही। उसके बाद उन्होंने भी ये बोला कि हम किसी तरह से कोई नाराजगी नहीं है। एक जो हमारे यहाँ विधायक थे अमन पासवान, उनको टिकट नहीं मिला, वो नीतीश कुमार जी के पास चले गए। उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि 3 क्रिमिनल केस इसी दौरान लगे हैं, जिसमें कि एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी है। और हमारी एनडीए की, हमारी बीजेपी की खासकर ये नीति है कि हम किसी भी दागी उम्मीदवार को टिकट नहीं देंगे, ईमानदार छवि के नेताओं को हम टिकट देंगे वहां से। इसलिए हमने उनको टिकट नहीं दिया, और वो अब नीतीश जी के पास चले गए। नीतीश जी उनको टिकट दें, अच्छी बात है। उनके यहाँ तो लालू प्रसाद सजा अब तो जैसे भी लेट रहे हैं, तो वो लोग दे सकते हैं उसमें, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। बाकी हमारा जो एनडीए का कुनबा है वो बिल्कुल इंटैक्ट है और लड़ाई के लिए तैयार है, और आगे बिहार के अंदर 2/3 सीटें जीत रहा है। बिल्कुल, लेकिन आपकी इस बात से, जिसे आप बहुत सहजता से रख रहे हैं और जिसे आप बहुत सामान्य और सहज बता रहे हैं, क्या हमारे और मेहमान इससे इत्तेफाक रखते हैं? संजीव जी, कैसे देख रहे हैं इसका? नहीं, ये और सफाई को कि कोई घमासान नहीं। वाजपेयी जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है किस चश्मे से देख रहे हैं कि घमासान इनको नजर नहीं आ रहा। यही घमासान महाराष्ट्र में हुआ और यही घमासान दिल्ली में हुआ। दिल्ली की स्थिति से ये भूले नहीं होंगे, अभी बिल्कुल ताजी बात है। और वही बात ही घमासान इन्हें दिखाई नहीं पड़ा, घमासान हो रहा है। हाँ। इस समय जो बिहार में हो रहा है उनको उसी दिशा में ले जाएगा जिस दिशा में जाकर के ये दिल्ली में ले गए थे। और एक बात अभी वाजपेयी जी ने बताई कि वो पासवान, जब अमन पासवान उनके ऊपर, अरे साहब आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके केंद्र सरकार में मंत्री है, निहाल चंद जो राजस्थान से हैं, और आप कह रहे हैं कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये विरोधाभासी बातें तो आप स्वयं करते हैं। और
डॉक्टर प्रोफेसर ललन प्रसाद जी ने बिल्कुल सही बात कही थी अभी। बिल्कुल कि ये जो दो गठबंधन है इनका कोई आपस में किसी प्रकार का कोई वैचारिक वो नहीं है, सिर्फ मौका परस्त अवसरवादी है। जैसे कि ललन जी ने कहा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। मुलायम सिंह जी ने भी पहले सारे जो दल जितने कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में हम बनाएंगे, उनको मुखिया बनाएंगे, वो हमें जनता परिवार के होंगे। लेकिन जब चुनाव आते आते आ गए तो वो स्वयं जो है अलग हो गए। वो किस वजह से हो गए उसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। और वही स्थिति, तो ये जो विधानसभा का रिजल्ट आ रहा मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत स्पष्ट कोई शायद निकल करके आवे कि इस बार कहीं खिचड़ी जो है त्रिशंकु विधानसभा भी बन सकती है। तो मतलब मेरे कहने का यही है कि ये जो है जो स्थितियां चल रही हैं इस समय, ये बड़ी चिंताजनक है कि किस प्रकार से ये करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी तो काफी चलिए, राजेश यादव नेता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश जी, क्या कहेंगे आप, जो तमाम लोगों ने कहा, क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? ना, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि निहाल चंद पे ऐसे गंभीर आरोप थे बलात्कार के, उन्होंने टिकट ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मंत्री भी बनाया। तो ऐसा नहीं है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर यही है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इनने की करनी कथनी में फर्क है। और ये अमन पासवान की बात कर रहे थे, अमन पासवान ही नहीं गए, इनको उनका तो टिकट डिसाइड हो गया, अमन पासवान को दिया नहीं है। इनके सिटिंग एमएलए इस समय जो अजय मंडल जी हैं, वो भी आज नीतीश कुमार जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कही कि मैं मतलब निर्दलीय लड़ूंगा, या जो नीतीश कुमार जी जहां से कहेंगे उस पार्टी से जैसे भी कहेंगे वहां से लड़ूंगा। इनको अच्छा, इनको दिखता नहीं है, इनकी पार्टी में अभी और खलबली मचेगी, देखते जाना। लोग को पता है, बिहार की जनता ने मूड बना लिया है महागठबंधन की तरफ। तो जब इनको पता लगता है, जो भी एमएलए के कैंडिडेट हैं उनको जब पता लगता है कि भाई अब जीत रहे हैं ये महागठबंधन, तो वो पार्टी छोड़ते हैं। और ऐसे ही इनकी पार्टी के अलावा भी जो मांझी की पार्टी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मांझी पार्टी के वरिष्ठ नेता जो देवेंद्र यादव जी, वो भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और आज इनके रामविलास पासवान की पार्टी के लोकसभा में संयोजक हैं, राजस्थान के प्रभारी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामा किशोर सिंह, और सांसद हैं मौजूदा, उन्होंने भी आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। ये भगदड़ सिर्फ इसलिए मच रही है कि इन्हें बहुत पता लग गई है लोगों को कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब दोबारा ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो उनके नेतृत्व में लड़ा जाए, इसलिए भगदड़ मची हुई है। और आप देखिए, दो सर्वे भी नीलसन ने, चाणक्य ने, दो सर्वे का भी जो आया है वो भी महागठबंधन की तरफ आया है कि ये जीत रहे हैं, सीटों का भी खुलासा करा है। तो जब चलिए, अभी तो मैं राजेश जी यही कहूंगी कि कुछ भी पहले कहना शायद जल्दबाजी होगी। बहरहाल मेरे मित्र यादव जी आज नीलसन की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ये सर्वे में जाते नहीं थे, जिस चैनल पे सर्वे आते थे कांग्रेस ने बायकॉट करा हुआ था, उस सर्वे को मानते नहीं थे। आज ये नीलसन के सर्वे को मान रहे हैं और उसने भी क्या दिखाया है, 122 और 118 3 सीटों का फर्क दिखाया है। और आप किसी भी सर्वे में देख ले, मार्जिन ऑफ एरर 4 या 5 सीट का होता है। तो इतना खुशफहमी में रहने की जरूरत है यादव साहब। दूसरी बात मैं बताता हूँ, इन्होंने बताया कि हमारे ये आदमी छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए, ये छोड़ के चले गए। मैं मानता हूँ इस बात को, ये 1-2 जना गया है हमारे यहाँ से, आपके यहाँ से। तो आपके जो नेता थे मुलायम सिंह, पूरी पार्टी आपकी चली गई। वो जो गठबंधन के जो कर्ता धर्ता थे, जिन्होंने ये गठबंधन बनाया था, वो छोड़ के चले गए, उनको छोड़िए। पप्पू यादव छोड़ के चले गए, उनको छोड़िए। अभी प्रभुनाथ झा जी, वो छोड़ के चले गए। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके पास तो वहाँ पे कोई मेरे ख्याल से छोटी और नई पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला जो है वो मेरे ख्याल कांग्रेस की स्थिति भी बता दूं। कांग्रेस की स्थिति ये है कि 40 टिकट बांटने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तो वहां से कौन छोड़ के जाएगा। वहां तो ये चल रहा है कि किसी को किसी भी तरह बुला के और टिकट दे दिया जाए। तो आप ये मत भूलिए कि आपके यहाँ क्या स्थिति है और हमारे यहाँ क्या स्थिति है, इसको आप इसकी तुलना मत करिए। गीतांजलि जी, जिस पार्टी ने सीएम नहीं है उम्मीदवार के लिए, वो बात कर रहे हैं हमारी पार्टी की। इनके पास अभी तक कैंडिडेट नहीं है। आप अपना कैंडिडेट तो घोषित करो। आपकी पार्टी आप और नीलसन की बात कर रहे हो। जब आप पार्टी दिल्ली में थी तब भी नीलसन ने बहुत कम सीटें दिखाई कि 1-2 सीट के अनुसार कर रहे हैं। आप देखना जब रिजल्ट खुलेगा जब की बात करो, आप अपना सीएम घोषित करके दिखा दीजिए। अगर हम नरेंद्र मोदी को क्या मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा रहे हैं वहां आप,
अगर मुख्यमंत्री का चुनाव लड़ा रहे हैं तो आप बुलवाएं उनसे कि वो उम्मीदवार हैं। आपकी तो पार्टी का संविधान रहा है, आपको ध्यान होता आपकी पार्टी का संविधान रहा है कि कैंडिडेट को पेश करके चुनाव लड़ते हैं। यादव जी अगर आप तो आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नीलसन आपको 6 सीटें दे रहा है, 6 से 10 सीटें दे रहा है। आप संतुष्ट है नीलसन के सर्वे से? सरकार इसको 6 से 10 सीटें आप क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं? हम इस समय जो गठबंधन की बात है, हम गठबंधन में हैं और आप सुनिए, आप आदरणीय मुलायम सिंह जी की बात कर रहे थे तो मुलायम सिंह जी गठबंधन में नहीं थे और उनके नेता यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को क्लियर कर चुके हैं। गठबंधन में नहीं थे, शामिल हुए हमारे साथ ना सीटों के बंटवारे से नाखुश होके मुलायम सिंह यादव ने इस महागठबंधन से सीट मोड़ी। ये जो गठबंधन महागठबंधन नहीं, ये जो गठबंधन हुआ है जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी का, उस समय उस गठबंधन में नहीं थे, वो दूसरा गठबंधन बनाया था प्रदेशों का, वो लोकसभा को ध्यान में रखते हुए या मोदी जी को घेरने के लिए वो बनाया था। नहीं की बात कर रहे हैं, जनता परिवार बनाया था। इस गठबंधन की आप ये बता दीजिए मुझे, इस गठबंधन की एक भी मीटिंग में मुलायम सिंह आए हों, बताइए हमें। आप बताइए एक मीटिंग बता दीजिए कि इस मीटिंग के अंदर सीटों का बंटवारा है जो हो रहा था। आप भाई बता दी यादव जी, अगर ऐसा नहीं था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की शिवपाल यादव ने? आप मुझे बता दें। शिवपाल यादव किसी अपनी नाराजगी जाहिर की, क्यों कहा कि हमें 5 सीटें मिल रही हैं? वो अलग चीज है कि हमें जो ऑफर दिया नहीं लगा, वो अलग चीज होगी। देखिए गीतांजलि जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अब बिहार में नोटिफिकेशन के बाद वो ग्रेट सर्कस शुरू हो गया है और ये आवाजाही दोनों पार्टियों में लगी रहेगी जब तक कि पूरी सीटें बट नहीं जाती है और सब जगह चुनाव का वो डिक्लेरेशन नहीं हो जाता, तब तक ये धंधा चलता रहेगा। क्योंकि जो नाराज होंगे, जिनको सीट नहीं मिलेगी, वो भागेंगे दूसरी तरफ। ये तो हिंदुस्तान की ये चुनावी तमाशा जो है ये चलता रहेगा। इसमें हम बीजेपी को या दूसरे गठबंधनों किसी को कुछ कहने बात नहीं। मैं ये सवाल लेना चाहूंगी आपसे, पहली लिस्ट जारी हो गई जी, लेकिन इसमें किसी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं दी गई है, अगर आपने गौर किया हो। और ये कहा जा रहा है कि उसके बाद दूसरी लिस्ट जारी होगी, उसके बाद में मुस्लिम चेहरे को हम जगह देंगे। कैसे देख रहे हैं इस फर्क को? अब देखिए, ये तो बीजेपी की जो रणनीति शुरू से ही रही है, पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी आपने देखा ऐसा ही हुआ है और इस वक्त भी ऐसे ही हो रहा है। अब एक जो वासी फैक्टर आ गया, जिसके बारे में पहले भी कई बार मैंने कहा है, तो बीजेपी बहुत फूक कर कदम इस मामले में उठाएगी। नहीं, इसके पीछे क्या रणनीति हो सकती है? इसके पीछे रणनीति यही है कि जब तक वो जहां वो देखेंगे कि हमारे उम्मीदवार वहाँ जीत सकते हैं, वहाँ तो वो जो कैंडिडेट अपने इस तरह के हैं जो जैसे लिस्ट उन्होंने दी है, अब जब वैसी स्थिति आएगी जहाँ वो देखेंगे हमारे कैंडिडेट अपने नहीं जीत पाएंगे और फिर मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा करना जरूरी है, तो ऐसी जगह वो करेंगे। अभी वो स्थिति आई नहीं है। अब देखिए जब वक्त का इंतजार किया जाए, जैसे अब सीमांचल जब की बारी आएगी तब आप देखिएगा क्या तमाशा होता है। रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। यशवीर जी कैसे देख रहे हैं इस बात को आप? यशवीर जी आप इससे सवाल। जहाँ तक मुस्लिम वोट का सवाल है, ओवैसी के आने के बाद सब पार्टियां देख रही हैं कि वो कौन कैंडिडेट खड़ा करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही दूसरी पार्टियां निर्णय लेंगी कि वो वहाँ मुसलमान खड़ा करें या हिंदू खड़ा करें, क्योंकि उसी पर्टिकुलर एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम वोट है। ठीक है। दूसरी बात, अभी बीजेपी के सामने भी जब से शिवसेना ने ऐलान किया हम चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी एक समस्या आ गई कि शिवसेना भी यहाँ बीजेपी का खेल बिगाड़ने आ गई है। तो ये 2-3 फैक्टर हैं जिसकी वजह से सब इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट पर कितना निर्भर किया जाए, कहाँ कौन कैंडिडेट लड़ाया जा सकता है मुस्लिम या नहीं लड़ाया जा सकता, वो थोड़ा वॉच एंड वॉच के बाद ही कुछ तय कर पाएंगे। चलिए, कैसे देख रहे हैं राजेश जी? क्या क्वेश्चन क्या है? कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट पहली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, रणनीति का एक हिस्सा है या फिर वही जो छवि बनी हुई है उसको कहीं ना कहीं बरकरार रखने की बात है? बीजेपी की जो वैसे तो किसी भी पार्टी का किसे टिकट दे ना दे उसका अधिकार है, लेकिन बीजेपी की छवि सदैव रही है, वो एकता सबको साथ लेके नहीं चलती है, वो बिखराव करती है और फिर वहाँ कहती है कि जात पात की बात होती है, ये धर्म की बात करते हैं, ये सबको साथ लेके नहीं चलते हैं। तो हमें इनमें यही तो फर्क है, हम पूरे देश को साथ लेके चलते हैं, एक एक विशेष वर्ग को लेके सिर्फ चलते हैं। हम कहते हैं कि सारे धर्म हैं, हम चारों जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सबको लेके चलते हैं।
तो ये फर्क है इनमें। ये जो इस तरह की राजनीति करते हैं और शुरू से करते चलिए हैं, वाजपेयी जी से वो करते जवाब रहेंगे देते हैं। और वाजपेयी जी उम्मीद भी जवाब नहीं है देना कि ये चाहते हैं। मुस्लिम को किसी वाजपेयी को जी, टिकट देखिए, हम मिले। इस तरह की ना तो राजनीति करते हैं, ना इस तरह की राजनीति में हमारा विश्वास है कि हम किसी खास जात, किसी खास वर्ग को कहीं पे से लड़ाएं और सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है इसलिए टिकट दे दें। ये ना तो हमारे राजनीति रही है, ना हम इस तरह की राजनीति करने के इच्छुक हैं। जहां पे जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसको उस हिसाब से टिकट मिलेगा, उसमें चाहे वो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो या जो हमारी नीति को, जो हमारे विचारों को जो पसंद करेगा, उसके बाद उसका फैसला वहां की जनता करेगी, चलिए। चाहे वो उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो। इस पर कई सवाल है मेरे पास, मैं आगे करूंगी। ललन जी मैं आऊंगी आपके मैं पास, जवाब फिलहाल- दूंगा, आप करेंगे। मैं बिल्कुल, मैं यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहूंगी। एक छोटे से ब्रेक, चलो। वो कहाँ गया चार्जर वाला? अरे ये कैमरा
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम लगातार बात करें बिहार विधानसभा चुनाव की, जिसकी घोषणा हुई, जिसकी तारीखों की घोषणा हुई, तो उसके बाद लगातार क्या घमासान मचा और उसके बाद सीटों का बंटवारा हुआ तो क्या हुआ, महागठबंधन हुआ तो क्या हुआ। ये तमाम बातें यही बता रही हैं कि बिहार में चुनाव होना अभी इतना आसान नहीं है। हालांकि चुनाव जब होगा तो क्या क्या और दंगल मचेगा, सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। और यह भी कहा जाता है कि बिहार का चुनाव वाकई आसान नहीं है, लेकिन क्या क्या परिस्थितियां बन रही हैं और क्या क्या राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं, इसी पर हम चर्चा करें। चर्चा के लिए जो मेहमान स्टूडियो में मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है मुकेश वाजपेयी, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद है संजीव निगम, आम आदमी पार्टी से नेता है, और प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद है। राजेश यादव, नेता कांग्रेस, हमारे साथ में मौजूद है, और डॉक्टर यशवीर सिंह, नेता सपा, भी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है। आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। ललन जी, जैसा हम लगातार देख रहे हैं, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम है। बीजेपी जिस रणनीति पर चल रही थी लोकसभा चुनाव के दौरान, उससे बिल्कुल विपरीत चल रही है। वहीं महागठबंधन जो है वो भी अपनी अलग नीतियों पर चल रहा है और सब लोग इस चुनाव को जीतने की होड़ में लगे हैं। बहरहाल बीजेपी जीतने के लिए तमाम पैकेज की घोषणा करती है। एक पैकेज की घोषणा की, अगर बीजेपी जीतती है तो लगभग ये मान के चलिए कि 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज है वो बिहार की जनता को मिलेगा। इसके अलावा ये भी घोषणा की है कि 40 करोड़ की जो पहले जो योजनाएं जो है वो जो पेंडिंग है 40,000 करोड़ की, उनको भी कहीं ना कहीं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो बिहार की जनता को ये एक आस है। वहीं अगर बात करें भारत सरकार की सालाना आय की, तो वो 15 करोड़ के लगभग है। और अगर नीतीश जीतते हैं तो वो कहते हैं कि लगभग 4 लाख करोड़ से ज्यादा जो है बिहार पर खर्च करेंगे, यानी कि 1/3 आप मानकर चलिए। इस आंकड़े को अगर हम देख रहे हैं, बिहार की जनता इस आंकड़े को किस तरह से देख रही है? क्योंकि हम तो अपनी चर्चा के हिसाब से इसे देख रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता इसे किस तरह से एक्सेप्ट कर रही है? देखिए, इस पर तो बहस पहले भी हुई है। जो आंकड़े नीतीश कुमार ने दिए, ये आंकड़े तो भ्रम फैलाने वाले हैं, क्योंकि एक तो उनका रेगुलर बजट है, ठीक है, और उसके अलावा जो मोदी ने दिया उससे एडिशनल है। तो कुल मिला के वो 4 लाख हो जाता है वैसे ही। तो नीतीश कुमार जो कहते हैं हम 4 लाख का दे रहे हैं, वो 1.5 लाख का दे रहे हैं, तो ये तो दोनों स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हैं। और बात दरअसल एक ही है, बिहार की जनता को कंफ्यूज करने वाली बात है ये कि हम 4 लाख करोड़ दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। पैकेज की घोषणा का जो पैकेज की घोषणा, बिहार की जनता कैसे पचाएगी? पैकेज की घोषणा तो जो मोदी ने की है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते से जाएगी, कोष से जाएगी। वो बिहार का जो एग्जिस्टिंग बजट है वो तो कंटिन्यू करेगा ही, एज इट इज जैसे हो जा रहा है। तो जनता को तो नेट लाभ होगा उससे। अच्छा, दूसरी बात देखिए ये कि इस समय सब तरफ से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अभी कल आपने नीतीश जी का स्टेटमेंट देखा होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर जीत गया तो ठीक है, नहीं अगर हार भी गया तो मेरे से ज़्यादा बिहार की जनता को नुकसान होगा। भाई, बिहार को सारा आप ही बिहार हैं कि आप बिहार से ऊपर हैं, जनता से ऊपर हैं, कि अगर आप हार गए तो बिहार की जनता हार गई। यानी बिहार की जनता, आप बिहार की जनता से ऊपर हैं, अगर आप हार गए तो बिहार की जनता आप समझते हैं कि पूरी कुछ नहीं हो सकता। तो ये इस तरह का स्टेटमेंट देना। अच्छा, दूसरे ही दिन आज वो निरसन का वो आ गया, सर्वे आ गया, तो उन्होंने कह दिया कि वो 4 सीटें ज़्यादा पा रहे हैं जो दूसरा गठबंधन है। तो एक और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बात हुई। यानी इसमें सच्चाई न इधर है न उधर है। अभी जनता का वो कहता है कि मन बन गया, क्या मन बन गया, जनता का क्या मन है, ये आप अभी कैसे कह सकते हैं? वो तो जब तक बैलेट पेपर खोलेंगे नहीं, गणना नहीं होगी, तब तक जनता के मन की बात तो ये गलत है। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं, पैकेज की घोषणाओं का असर बिहार की जनता पर कितना पड़ेगा? मानसिकता जो है बिहार, देखिए इसका असर तो पड़ेगा। मोदी ने पैकेज की घोषणा की है, उन्होंने बड़े साइंटिफिक तौर से अपनी बातों को रखा है, और उसको जो रिवर्ट करने के लिए जो नीतीश कुमार ने कहा, तो जो उन्होंने आंकड़े दिए उतने कन्विंसिंग आंकड़े नहीं है। और ये बात बिहार की जनता आप समझ चुकी है। भाई, आप 15 महीने तो इंडिपेंडेंटली चीफ मिनिस्टर थे, उस 15 महीने में क्या आपने डेवलप कर लिया? एक बात छोटी सी मैं आपको बताऊं, जैसे वो क्रिमिनल्स तो बिहार में हैं, तो अभी जैदी साहब जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनका स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले आया था, पढ़ा होगा आपने। तो उन्होंने कहा कि अगर उनसे किसी प्रेस वाले ने पूछा कि ये मनी पावर और जो बाहुबलियों का पावर है, इसमें आप किसको बड़ा समझते हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ देर तो सोचे, फिर कहा कि नहीं, अभी तो जो बाहुबली हैं उन्हीं का पावर बिहार में ज़्यादा है। और 15 महीने में जो आंकड़े दिए गए थे कि 24,000 क्रिमिनल्स जिनके अगेंस्ट नॉन बेलेबल वारंट है बिहार में, वो भगोड़े हैं। उसमें से जब से जैदी साहब ने वहाँ से इलेक्शन की घोषणा की है, जो शुरू किया प्रोसेस, तो 5,000 लोग उसमें से अभी तक पकड़े गए हैं। 19,000 क्रिमिनल्स अभी भी बिहार में सेट फ्री हैं
कि वो दंगा करें, वो जो परेशानी पैदा करें, चुनाव में लोगों को धमकाएं, जो कुछ करें, अभी वो सरकार की गिरफ्त में नहीं आए। तो आप 15 महीने तक मुख्यमंत्री बिहार के थे, तो आपने क्या किया? तो वो जंगल राज तो जो लालू वाला था, वही जंगल राज आज भी है, उसमें फर्क कहाँ पड़ा? और जंगल राज जो आप कहा करते थे, उन्हीं के साथ मिलकर आप उन्हें, और जो जिसके साथ आपने कहा में बिहार की जनता आखिर क्या करे? बिहार की जनता आखिर कौन से चेहरे को देखे? लालू प्रसाद यादव को देखे, कांग्रेस को देखे, या फिर नीतीश को देखे? विकास पुरुष का ये पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया, कंफ्यूजन जो है बिहार की जनता के सामने। बहरहाल हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, मौलाना आमिर रशादी मदनी, अध्यक्ष उलेमा कौम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप चर्चा में अभी अभी जुड़े हैं, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? और खास तौर पर एक प्रश्न और है, बीजेपी अपनी पहली लिस्ट जारी कर चुकी है, किस तरह से देख रहे हैं? इसे बिहार का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ की आवाम को ये सोचना होगा, दो तरह से इस वक्त विचारधारा है। एक वो है जो हिंदुस्तान के संविधान को मानता है और सब लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है। ठीक है। दूसरी विचारधारा यह है कि जहाँ पर किसी को पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जो उनकी बात न माने, जो उनकी बात न कहे, या फिर जात, बिरादरी, समुदाय, मजहब, इस तरह की के मसाइल को उठा करके सपने बेचे जाते हैं और लड़ाओ और हुकूमत करो कि बिहार की आवाम को बहुत सोच समझ करके फैसला करना होगा कि वो तमाम लोग जो सपनों के सौदागर बन करके काम करना चाहते हैं, उनसे होशियार रहने के लिए। मौलाना साहब, आपको वाकई लगता है कि बिहार की जनता को जो सपने दिखाए जा रहे हैं और जिस तरह से मैं जैसे बात कर रही थी, पैकेज की घोषणा के जो लड्डू हैं वो खिलाए जा रहे हैं, बिहार की जनता क्या उन्हें खाएगी या फिर उन्हें खाने के बाद पचा पाएगी? किस तरह से आप इसे देख रहे हैं? मैं संजीव जी आती हूँ आपके पास। देखिए, बहुत साफ तौर पर यह है कि एक चीज होती है, किसी को आजमाया नहीं गया हो। इससे पहले जो 15 लाख रुपये हर आदमी को देने की बात थी, करोड़ों नौकरियां देने की बात थी, 1.5 साल हो चुके हैं, अभी तक इस तरह का कोई काम सामने नहीं आया है। तो यानी कि आप मानते हैं कि बिहार में जो पैकेज दिया गया है, वो पैकेज अनाउंस कर दिया गया, इलेक्शन के बाद उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, चैनल तो और कहेंगे वो तो इलेक्शन का जुमला था, तो एक जुमला कह करके उसको खत्म कर देंगे। चलिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए जितनी भी अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं वो बेवजह है, उनका मतलब कोई जमीन पे धरातल पे उसका कोई वो नहीं है, यथार्थ के धरातल पर खोखली है। चलिए, हमारे साथ में जुड़े हैं संजीव निगम, आम आदमी पार्टी से, कुछ कहना चाहते हैं? जी संजीव। मैं गीतांजलि जी आपको ये बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जो बिहार में होने जा रही है, वो दिल्ली से भी बुरी होगी। क्यों होगी उसके पीछे मैं लॉजिक ही बता रहा हूँ। यहाँ तो 3 सीटें आ भी गई, वहाँ 3 आएंगे तो 1 चली जाएगी मांझी जी के पास, एक एलजेपी के पास, एक कुशवाहा जी के पास, इनके खाते में 0। क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे लॉजिक है। आप मन की बात करते हैं, वहां का किसान, वहां का जो है जो बिल्कुल दूरस्थ गांव में बैठा हुआ है, वो सुन रहा है रेडियो से आप साहब केंद्र में बैठे हुए क्या कर रहे हैं। आपकी ताजा उदाहरण बता रहा हूं, आज का और कल का क्या हुआ। महाराष्ट्र में जो ऑटो चलने का लाइसेंस है वो किसको मिलेगा? उनको मिलेगा, मराठियों को। जो अरे लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए थे कि साहब आप जो है, आपको केंद्र में हमने सत्ता सौंपी है, आपकी महाराष्ट्र में सरकार है, आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि बिहार से भी कितने लोग आते हैं, गरीब ऐसे आते हैं जो कि ऑटो चला करके अपनी जीविका जो है करते हैं। तो आप अगर ये रखते हैं भाई ऑटो अच्छे से चलाएं, ऑटो चलाने का नियम फॉलो करें। आपने कहा जो मराठी बोलेगा ये इनके ऊपर ये उल्टा पड़ने वाला है। बिहार में स्थिति सब मन की बात आप कर रहे हो, तो बताइए मन की बात में ये हम, अरे भाई हम यहाँ पर बैठे हुए हम ये करेंगे, ये स्थिति दिल्ली से भी बदतर होने वाली है। वाजपेयी जी गलतफहमी में न रहिएगा, मैं आपको सच बता दूं। बहुत अच्छा संजीव जी ने बहस को मोड़ दिया। और देखिए, मन की ये तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह पे किसी तरह से ताला लग जाए। ऑटो चलवा रहे हैं आप, मराठी बोलना कि ऑटो चलाना जाना चाहिए? ऑटो चलाना जाना चाहिए, मराठी बोलने से ऑटो नहीं चलेगा। ये लोग तो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी किसी तरह से कहीं पे बंद कमरे में बंद करके और बाहर से ताला लगा दिया जाए। वो तो हो नहीं सकता। ये आज इलेक्शन कमीशन गए, उन्होंने कहा मन की बात प्रधानमंत्री अगर कर रहे हैं तो पूरे देश में इलेक्शन तो बिहार में, अगर कोई बिहार की बात होती है तो हम देखेंगे, अगर बिहार की बात नहीं होती,
जनरल बात होती है तो उसमें क्या प्रधानमंत्री का राइट है। इनके जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो तो कभी बोलते नहीं थे। अब अगर प्रधानमंत्री बात करते हैं देश की जनता से तो इनको मिर्चें लगती हैं। दूसरी बात इन्होंने महाराष्ट्र की करी। महाराष्ट्र की बात आप बहुत अच्छा इन्होंने बोला, महाराष्ट्र की जनता को बड़ा गुमराह किया जा रहा है। अरे महाराष्ट्र जब कानून में लिखा हुआ है, और ये कानून कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया, जो वहां का ट्रांसपोर्ट कानून है उसमें हर पूरे उसमें लिखा हुआ है कि जो स्टेट की लैंग्वेज होगी वो आना जरूरी है चालक को, क्योंकि जो पैसेंजर है उससे अगर उसकी लैंग्वेज ही नहीं जानता होगा तो कहां ले जाएगा, क्या करेगा, दिक्कत होगी। दूसरी बात एक और है कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है मुंबई में मौजूद और लोगों के लिए क्या सोचा फिर सुनिए ना, अंतरराष्ट्रीय शहर है भाई साहब, वहाँ सब दुनिया के कोने-कोने से लोग आते हैं। ये कोई नई बात नहीं हुई है, पहले भी इस तरह लाइसेंस देने से पहले ये शर्त लगी हुई थी, इसी शर्त को आगे फॉलो किया गया है। एक जो झूठ चलाया जा रहा है वो ये चलाया जा रहा है कि लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसमें कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, चाहे वो बिहार से कराओ, चाहे वो यूपी से कराओ, चाहे मध्य प्रदेश से कराओ, चाहे गुजरात से कराओ, 8वीं पास की शर्त है। दूसरी बात जो मराठी बोलने की शर्त है, चाहे मराठी उसको तूती फूती आती हो चाहे थोड़ी बहुत आती, लेकिन आना जरूरी है, ये बात सच्चाई है। और ये आज कोई लागू नहीं हुई है, ये आज नई चीज लिखी हुई है। ये ट्रांसपोर्ट एक्ट में पहले से हर स्टेट में अलग मौजूद है। अगर आप चेन्नई का देखें तो वहां पे मौजूद है कि वो उसको तमिल आनी चाहिए। आप कहीं का भी देखेंगे उसमें ये लिखा हुआ है, और इस बात को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। और ये जो अफवाह फैलाई जा रही है कि लिखित परीक्षा होगी, मराठी में आनी चाहिए, वो ऐसा कहीं नहीं है, ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। चलिए राजेश, ये गलत कह रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ शहर हैं, जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर चले जाइए आपको हिंदी बोलते बहुत मिलेंगे, और ऐसा नहीं है वहाँ मराठी के ही उन्हें हिंदी नहीं आती है। कहीं ये चीज जहाँ वहां लागू होती है, कोई गांव होता और किसी और ने नहीं कही है, इनके मिनिस्टर ने कही है, किसी और ने नहीं कहा है, मिनिस्टर ने कहा है। और इसका जो बिहार की जनता है बड़ी भारी तादाद में वहां बॉम्बे नौकरी करती है, वो सब देख रहे हैं। और ये कह रहे हैं जहां तक प्रधानमंत्री का पहले वाले बोलते नहीं थे, पहले वाले प्रधानमंत्री को पता था ना, बोला है अभी बोला है इन्होंने, आपने ध्यान नहीं दिया, बोला है, हाँ। तो इन्होंने क्या है, इनको शायद ध्यान नहीं है कि पहले वाले प्रधानमंत्री उस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम करते थे। इनके जो प्रधानमंत्री हैं वो जब प्रधानमंत्री बनता है तो जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसका साधारण मेंबर रह जाता है। और साधारण मेंबर को जब इतनी भारी संख्या में लोगों ने चुन के और प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, जो जिम्मेदारी वो उस पद की नहीं निभा पा रहा है, और पार्टी के जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक जैसे अध्यक्ष हो अमित शाह की जगह काम कर रहा है, पूरी चुनावी रैलियां कर रहा है। अरे भाई, तुम्हें जो जिस चीज पे जीत के आए हो, जिस लोगों ने आपको विश्वास कायम करा है, उस पर आपको अमल करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब ये क्या जैसे घोषणाएं कर रहे हैं ना, पहले जैसे चुनावी जुमला बोल दिया था 15-15 लाख रुपए लाएंगे, ऐसे ही ये घोषणाएं, ये चुनावी जुमला है ये। अगर और ये कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार जी और हमारे साथी ये पत्रकार भी अभी बता रहे थे कि वहाँ नीतीश कुमार इतने क्रिमिनल हैं, तो भाई 9 साल तक ये सत्ता में रहे। यही मैंने नहीं कहा नीतीश कुमार क्रिमिनल है, नीतीश कुमार को क्रिमिनल नहीं कह रहा हूँ मैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने कहा कि इतने FI लॉज है वहाँ क्रिमिनल लोगों पे, उनको पकड़ा नहीं है, कड़ी पा रहे हैं। तो फैक्ट है वो तो, ना फैक्ट है, तो मैं उसी फैक्ट पे गिना रहा हूँ। आप जब साथ में रहे, 9 साल तक साथ में रहे, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में भागीदार थी, तब वो क्रिमिनल नजर नहीं आए, उस पर क्यों नहीं अमल करा? इसका मतलब ये उसमें भागीदार थे, वो इनके ही लोग थे, ये बचाना चाहते थे उसको। कोई न कोई मुख्यमंत्री पर दबाव होगा इस तरह का, बचा रहे होंगे अगर ऐसा है। और अभी क्यों याद आए? और ये 15 महीने तो आप इंडिपेंडेंटली चार्ज में थे, उस 15 महीने में आपने क्यों नहीं किया? दागी नेता की बात नहीं हो रही है, आप इस तरह से बचाव नहीं कर सकते। और देखिए जब बिहार के अंदर इलेक्शन आता है, अभी और बताऊं किस तरह का खेल करती हैं पार्टियां। डॉक्टर को उठवाएंगी, इंजीनियर को उठवाएंगे, क्या अपहरण हो गए और होते नहीं है, वो बैठे कहीं मौज मार रहे होते हैं, वहाँ सरकार की बदनामी के लिए काम होता है। पिछली बार ऐसे काम हुए, पिछली बार ऐसे काम हुए। हमारी जो दिशा है वो बिहार में इस तरह का वहाँ की जनता भी समझ अच्छी तरह भली बात वहाँ की जनता जान चुकी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, कोई नाटक नहीं चलेगा। ये जो जनता, हाँ आपको देखिए, मैं एक बात कहूंगा, अभी जो हमारे भाई ने बयान दिया था
कि लोगों को आपस में लड़ा के शासन करना, ये एक हमारे देश की एक नीति बन गई है। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए राजेश जी की पार्टी भी उतनी ही जिम्मेदार जितनी और कोई पार्टी सभी राजनीतिक दल हैं। शुरुआत तो आप लोगों ने ही किया था। मैं वही कह रही हूँ, कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर सीटों को बांटना और फिर धर्म के आधार पर हमने एक मिनट नहीं किया था, आपने सब किया। आपके सामने अभी स्टेटमेंट, अभी आपको आपके सामने स्टेटमेंट आया है। आप 60 साल का इतिहास नहीं भूल सकते। देखिए 60 साल का इतिहास आप नहीं भूल सकते। जबरदस्ती बोल रहे, संयम से मैं बात कर रहा हूँ। ये आपने शुरुआत की है, शुरुआत आपने की है। नहीं, आप भी सुनने को तैयार होइए। जो बात आपने किया आपने छेड़ा तो आप सुनने को तैयार होइए। मैं सुनने को तैयार हूं, बिल्कुल। लेकिन मेरे से ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात छेड़ दें फिर आप सुनने के लिए तैयार ना हो। मैं तो आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ आपसे। आकलन सही करिए, बिल्कुल आकलन सही है। इधर उधर मत घुमाइए, बात करिए। जवाब ले लीजिए। सुन लीजिए, मैं बिल्कुल सही आकलन आपको दे रहा हूँ। आपकी 19 तारीख को रैली है, राहुल गांधी जी वहां पे जा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी को मंच शेयर करने के लिए मना कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सजा याफ्ता है। आपके गठबंधन में ही सजा याफ्ता है और आप उनसे दूरी बना के चल रहे हैं। आपके अध्यक्ष तो जेल में रहे हैं, क्रिमिनल आदमी आपका अध्यक्ष, जिस पार्टी का अध्यक्ष ही ना। आप आरोप लगा रहे हैं तो आरोप लगाने से पहले सोचिए, जिस पार्टी का अध्यक्ष ही क्रिमिनल ना हो। सभी के सभी राजनीतिक दल जाति पर आधारित, देखिए इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। आप वोट बैंक को जातियों में बांट देते हैं, ये सभी राजनीतिक दलों की परेशानी है। मेरी बात तो सुन लीजिए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल मैं वाजपेयी जी आऊंगी आपके पास। मौलाना एक बात मैं कहना चाहूंगा जी मौलाना साहब कि लालू जी, नीतीश जी और सोनिया जी, ठीक है, इनके स्टेज पे कोई मुस्लिम बड़ा नेता क्यों नहीं दिखा? इनसे भी सवाल है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ कि सभी राजनीतिक दलों को जाति या तर्क जाती है। इन्होंने किसी को वहां पर लालू जी के पार्टी में बारी की तब्दील की थे, नीतीश जी की यहाँ मौलाना बंजारी थे। उस स्टेज पे इन लोगों को उस रो में जिसमें ये लोग बैठे थे, उस रो में क्यों नहीं दिखे? चलिए, ये मुसलमानों को किस जगह पर रखना चाहते हैं? ठीक बात। सही तो एक जो लड़ाओ हुकूमत को और दूसरा जो है दबा करके इसे वोट लेता है। बिल्कुल मौलाना साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब जब चुनाव आते हैं अल्पसंख्यक याद आ जाते हैं राजनीतिक दलों को, पिछड़ा समाज याद आ जाता है राजनीतिक दलों को, बिहार याद आ जाता है, उनका विकास याद आ जाता है। संविधान की दुहाई देते हैं वाजपेयी जी, ये ऐसा होता है। एक नेता के अनुसार एक प्रधानमंत्री बोलते नहीं थे और दूसरा प्रधानमंत्री इतना बोलते हैं कि उनके बोल का कोई बदल नहीं आ गया है। इन्होंने एक बोलता नहीं था, दूसरा इतना बोल रहा है, उसके बोलने का कोई बदल नहीं आ गया। मौलाना साहब, मुस्लिम एक बड़ा चेहरा हैदराबाद से पहुंचा है मुस्लिमों के बीच, क्या लगता है, उम्मीद जताए मुस्लिम समाज इस व्यक्ति से? देखिए, उस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि जो बड़ा चेहरा वहाँ आया है, छोटा चेहरा आया है, उसने उस जगह पर जहाँ से आया है, अगर वो चार मीनार से कुतुब मीनार की तरफ आ रहा है तो पहले उसके बारे में ये जानना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कार पर तो उतर के खजूर पे रख जाए। क्या बिहार की मुस्लिम जनता को लगता है कि किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ में जाने से बेहतर है कि इस व्यक्ति के साथ जाया जाए? कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में विकास की उम्मीद बिहार की जनता कैसे देख रही है? देखिए, जैसा कि उन्होंने ऐलान किया 24 सीटों पे लड़ने के लिए सीमांचल में, ये बात ही उनकी गलत है कि उन्होंने दूसरे लोगों से मुसलमानों को अलग करके बात कर रहे हैं। कहीं पर भी हमें ये बात सोशल जस्टिस की बात करनी चाहिए, ईमानदारी की बात करना चाहिए। अधिकारों से वंचित जितने भी समाज है, अगर कोई मुस्लिम लीडर ऐसा आता है जो ये कहे कि अधिकारों से जितने भी वंचित समाज है, क्या दलित समाज के लोग वंचित नहीं है? क्या ठाकुर समाज के लोग वंचित नहीं है? क्या बिहार में सारे लोग मौलाना साहब कहते हैं कि मुस्लिमों के लिए कभी किसी राजनीतिक दल ने सोचा नहीं है। क्या मुस्लिम अब उन पर विचार करें? क्या मुस्लिम अब उनके साथ जाएं? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। नहीं, देखिए, ये बहुत साफ तौर पर इन लोगों को ये ऐलान करना होगा जो सिक्योरिटी के दुहाई देते हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, कि वो बताएं कि उनके मैनिफेस्टो में अगले 5 साल के लिए मुसलमानों के लिए क्या है। अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो बिल्कुल वो बताए। लालू जी ने अब तक अपने कार्यकाल में किया, नीतीश जी बताए। बिहार की जनता ये जानना चाहती है, मुसलमान ये जानना चाहता है कि आपने इतने दिनों में क्या किया है।
बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि कपिल सिद्दीकी जब वहां मारा जाता है तो आपने क्या किया है? बिहार से जब आतंकवाद के नाम पर लोगों को उठाया जाता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक लंबी फहरिस्त है। अगर ये राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, एक लंबी फहरिस्त है, सवालों की एक लंबी लिस्ट है। बिहार आप उनको भयभीत करके वोट देना चाहते हैं, तो ये भयभीत का माहौल खत्म होना चाहिए। बिल्कुल आप खत्म होना बताएं चाहिए। कि अगले उसमें आपने सबके लिए कहा ये करेंगे और मेरे तो ख्याल से आपने चुनाव जो है वो जाति आधारित बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बहरहाल वक्त चूंकि मेरे पास कम है, मैं संक्षेप में आप सभी की टिप्पणी लेना चाहूंगी। यादव जी, आपसे शुरू करना चाहूंगी, बहुत संक्षेप में सर। न जो बिहार में सर्वे से लेके और भी जो हमने हमारे अपने भी सर्वे हैं, ठीक है, उनमें भी हमने पार्टी ने भी सर्वे कराए हैं। उन सर्वों में भी हमें बहुत भारी संख्या में हम वहाँ जीत रहे हैं। चलिए, जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हाँ, बिल्कुल आश्वस्त हैं। और आपके चैनल को कुछ 2 महीने बाद आपको पता लग जाएगी। चलिए, और ये जो है जीतने की जो गति है वो बढ़ती जाएगी। चलिए, जैसे ये आने वाले वक्त तय करेगा। और यहाँ तक ओबीसी का है, हाँ, ओबीसी का एक टिप्पणी और करता हूँ उनके बारे में। तो ये मोदी जी की बी टीम का काम करते हैं। मोदी जी से मिले हैं, मोदी जी से एक दूसरे के बयान ऐसे देंगे जिससे लोग आकर्षित देखिए, ये खिलाफ हैं। ये तहमत आपकी ओर से लगाई जा रही है। इससे पहले भी हो चुका है, बड़े न्यूज चैनल पे ऐसा हो चुका है, उसका जवाब दे चुके हैं ओबीसी साहब। बहरहाल ये मैं इसका जवाब नहीं लेना चाहूंगी। जी गीतांजलि, देखिए ये कहना कि ये पार्टी जीत जाएगी, वो पार्टी जीत जाएगी, बहुत जल्दबाजी है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा सकता। दूसरी बात यह है कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो इंडिकेशन है और जो मोदी जी को रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, उससे तो जो बीजेपी को अगर ये आशा बनी है कि उनकी सरकार बनेगी, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई गलतफहमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि बिहार की जनता पहले से कहीं ज़्यादा प्रबुद्ध है और बिहार के मुसलमान भी ऐसे नहीं हैं जिनको खाली भाषण से भड़काया जा सके। देखिए ये बात, वहाँ अगर आप बिहार में जाएं, लोगों से मिलें, तो लोगों के अंदर जो भावना पहले, और मेरे ख्याल से ललन जी, ना केवल बिहार का मुस्लिम समाज बल्कि देश भर में मुस्लिम जो है वो जागरूक हो चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं। और गलत उन्हें इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत जल्दबाजी होगी कि कहना कि वो मुसलमान एक तरफ हो जाएंगे या ये लोग एक तरफ हो जाएंगे, वो दूसरी तरफ हो जाएंगे। अभी तो देखिए, अभी जब चुनाव में अभी 20 दिन बाकी हैं, तो अभी तो बहुत से खेल होंगे। ऊंट किस करवट बैठेगा अभी मालूम नहीं, ये कहावत सही है। जी संजीव जी, मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले जब भी मन की बात करें तो ये जरूर बतावें कि बिहार के हमारे नागरिक और महाराष्ट्र में अगर जाएंगे तो सम्मान पूर्वक अपनी मेहनत मजदूरी करके इज्जत से रोटी वो भी कमा सकेंगे। ये जो नया शिगुफा छोड़ा है महाराष्ट्र में, आपका ही बेटा एक महाराष्ट्र है और आपका ही दूसरा बेटा बिहार है। ऐसा नहीं हो कि वहां से जाकर के वहां तकलीफ में, अगर ये भरोसा दिलाते हैं प्रधानमंत्री महोदय तो अच्छी बात है। आगे मन की बात में अपनी चलिए, देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक वो है, उसको सुझाव उसमें भेज सकते हैं। निगम जी सुझाव भेजें जरूर, लेकिन बिहार के मामले में फिलहाल नहीं बोलेंगे क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है। जहां तक यादव जी ने बताया कि हम जीत रहे हैं, अभी तक तो हम लोग एनडीए जो है वहां पे एक दो पीछे बराबर या एक दो पीछे ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन 19 तारीख के बाद 2/3 बहुमत की तरफ बढ़ जाएगा क्योंकि राहुल जी का 19 तारीख से दौरा शुरू हो रहा है। चलिए मौलाना साहब, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत तौर बिहार के चुनाव बहुत सेंसिटिव है, उसको वहाँ की जनता को बहुत सोच समझ के काम करना चाहिए। क्या ये संविधान की जीत होगी या वो लोग जो संविधान को मानते ही नहीं, जो उनको वोट न दे वो हरामजादा हो जाएगा। किस तरह के लोग जो हरकत करते हैं उसके सिलसिले में सोच करके बहुत सोच समझ कर बिहार की जनता को फैसला करना होगा। चलिए, बहरहाल मौलाना साहब, एक प्रश्न मैं आपसे और करना चाहूंगी, क्या बिहार की जनता के लिए एकमात्र विकल्प अब बीजेपी है? देखिए, हमारा बहुत साफ तौर पे कहना कि मुसलमानों को ये सोच लेना चाहिए कि हमारा न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। राजनीति में जो मुसलमानों के हुकूक की ईमानदारी से पासदारी करे वही उसका दोस्त हो सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बीजेपी का सवाल किया, ये मन की बात को करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। इसलिए प्रधानमंत्री ने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों के लिए एक वक्त गया था, उनसे मिलने के लिए एक डेलीगेशन, तो उनका रात के 12 बजे दरवाजा खुला है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, बहुत से आप सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, जब तक सबको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं होगा। अभी हमारा बदला हाउस इनकाउंटर हुआ,
अभी 29 तारीख को उसकी बैठी है। हमारी प्रधानमंत्री से आपके द्वारा वो है कि वो कांग्रेस ने ये कराया शिवराज पाटिल को बचाने के लिए, ये इनकाउंटर करवाया गया, फर्जी इनकाउंटर। क्या प्रधानमंत्री उसकी जांच करवा करके मुसलमानों को इंसाफ देंगे? चलिए वो ऐलान करके बताएं कि हम वाकई में सब इंसाफ करेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं तो मुसलमानों के लिए अब कोई अछूत नहीं रहेगा, न ये धर्मनिरपेक्षता कोई मसला है, न ये वो मुसलमानों के हक हुकूक की अधिकारों की जो बात करता है, दिलाने की, वादे की नहीं। हम कर्तव्य काल के बिल्कुल बनाए जा रहे हैं। तो अब हमारा अधिकार जो देने की बात करें वो मुसलमानों का अफसोस हो सकता है। राजनीति में कोई तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज अपना अच्छा बुरा जानता है और इसी आधार पर वो अपने मतदान का उपयोग करेगा, ये उम्मीद हम जता रहे हैं। बहरहाल यशवीर जी, आपकी फाइनल प्रतिक्रिया सर चुनाव पर, हालांकि आप तो बिल्कुल अलग ही हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी प्रतिक्रिया काफी अहमियत रखती है। केवल इतनी प्रतिक्रिया है कि ये चुनाव कमला ना हो। अगर ये चुनाव कमल हो गए तो बहुत लोगों के मंसूबे धरे रह जाएंगे। और ओवैसी साहब के जाने से और शिवसेना के जाने से मुझे यही शंका है कि ये चुनाव कम्युनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो न्यूज़ 9 में आज हमने चर्चा की कि होने वाला विधानसभा चुनाव जो कि बिहार में होना है वो कैसे होगा, कौन कौन से राजनीतिक समीकरण बनेंगे, बिहार की जनता किस पर भरोसा करे या ना करे, ये कई सवाल हैं। और अभी जब तक चुनाव नहीं आ जाते ये सवाल लगातार यूं ही जारी रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ 9 में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज़।